हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो यूएसए लाइफ मैगजीन ने एक अजीबोगरीब प्रिडिक्शन की थी। प्रिडिक्शन ये थी कि यूएसए लाइफ मैगजीन का कहना था कि पाकिस्तान 6 मंथ्स में ही कोलैप्स कर जाएगा और इकोनॉमिकली खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अगली 4 दिहाइयों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 6% रही। तो वो जो प्रिडिक्शन थी उसका क्या हुआ? और दूसरी तरफ इशरत हुसैन, जो कि पाकिस्तान के लीडिंग इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते हैं कि 1960s में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो कंबाइंड 4 कंट्रीज की एक्सपोर्ट से ज़्यादा थी। अब वो 4 कंट्रीज कौन सी थी? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। हालांकि अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया सियासी और मुआशी तौर पर पाकिस्तान से आज़ादी के वक्त बहुत आगे था। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड पे पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6% थी, इसी टाइम पीरियड पे इंडिया की ग्रोथ रेट 3% थी। और हैरत की बात तो ये है कि आज 2025 में वो मुल्क जिसकी ग्रोथ रेट 6% थी, वो आज इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरी तरफ वो मुल्क जिसकी ग्रोथ थी 3%, वो आज दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है चंद ही सालों में। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? किसकी गलती से पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा है? क्या ये कोई महज किस्मत का खेल था, या फिर कोई स्ट्रैटेजी फेलियर था, या फिर कोई और रीजन थे? आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या पॉलिसी डिसीजन थे, और इसके पीछे की असल कहानी क्या है। नाजरीन, 1947 में आज़ाद होते हैं दो नए मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान। ये दोनों स्टेट्स नहीं थी, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान से कोसों आगे था। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब कोई भी कंट्री आज़ाद होती है, ये दो कंट्रीज जब आज़ाद होती हैं एक ही टाइम पे, तो किसी न किसी डोमेन में एक को एज होता है दूसरी पे। और यहाँ पे इस केस में जो कंट्री एडवांटेज पे थी वो इंडिया थी, क्योंकि इंडिया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली वो एक तैयार मुल्क मिला था। जबकि पाकिस्तान पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ उम्मीदों के साथ बना था। पाकिस्तान एक बड़ी यूनिक कंट्री है। पाकिस्तान के दो हिस्से थे जब ये आज़ाद हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। वैसे तो दो पार्ट्स होना किसी भी कंट्री की इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बड़ी कंट्रीज है जिनके दो पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिक ये था कि इनके बीच में 100 माइल के फासले पे इंडिया था। इन दोनों पार्ट्स का आपस में कोई जमीनी राब्ता नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई और कनेक्शन नहीं था। जज्बा था तो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का था। और ऐसे टफ सर्कमस्टांसेस में इंडियन लीडर जवाहरलाल नेहरू का एक बयान सामने आता है, और वो भी ऐसी ही प्रिडिक्शन कर डालते हैं जैसे कि लाइफ मैगजीन ने की थी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान 1 साल के अंदर अंदर दोबारा इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये एक महज सियासी बयान था नेहरू का, या फिर उनको ये अंदाजा था कि पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क है। नाजरीन, क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक नई आज़ाद होने वाली स्टेट है जिसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैसे सरवाइव करेगी? और मुल्क को चलाने के लिए सबसे बेसिक चीज कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है कि एक मुल्क है, उसमें पावर किसके पास होगी, किस तरह की गवर्नमेंट होगी, कौन डिसीजंस लेगा। वैसे तो 1947 में दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। लेकिन इंडिया ने महज 2 सालों में अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया 1949 में, और इम्प्लीमेंट भी कर दिया 1950 में। लेकिन पाकिस्तान को लगते हैं 9 साल अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, सिर्फ ये डिसाइड करने में कि मुल्क कैसे चलेगा, इस्लामिक रिपब्लिक होगा या फिर सेक्युलर स्टेट होगी। और दो विंग्स थे, दोनों की अलग डिमांड्स थी, दोनों के अलग चैलेंजेस थे। उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना था,
और ऊपर से कश्मीर का इशू आता है, बलूचिस्तान का इशू आ जाता है, पानी का मसला हो जाता है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती यहाँ तक महदूद नहीं थी। इसी दौरान पाकिस्तान के जो दो बुनियादी लीडर थे, कायद आजम और लियाकत अली खान, उनकी डेथ हो जाती है। और मिलियंस में जो लोग वहां से माइग्रेट करके आए थे, उनको सेटल करना इस न्यूली बॉर्न स्टेट में, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। और फिर पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1956 में। अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ ही था। आप सोचें कि एक कंट्री बनती है 1947 में, और 56 तक आते आते वहां पे कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। 56 में आकर वहां पे चलो डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू होता है, और महज 2 सालों में यानी कि 58 में पहला मार्शल लॉ लग जाता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेवलप ही नहीं हो पाए। कैसे डेवलप होते? कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। जबकि इंडिया की बात करें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो इंडिया में इसी दौर में डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही थी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी इंडिया में। और ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी भी इंडिया को ही फेवर कर रही थी। ये ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था, ये इंडिया में ब्रिटेन लेके आए थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एस्टेब्लिश की थी 1858 में, और 1947 तक आते आते इंडियन सिविल सर्विसेज में 1157 इंडियंस थे, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जिनमें से 101 मुस्लिम्स थे। और उन 101 में से भी सिर्फ 83 ने अग्री किया कि वो पाकिस्तान आएंगे। अब यहाँ आके ये 83 लोग पूरे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुए थे, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना फैसिलिटीज के, और बिना किसी सिस्टम के। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो उनका भी हाल कुछ अलग नहीं था। आज़ादी के वक्त इंडिया की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो आज़ादी के बाद भी एक पावरफुल पार्टी के तौर पे इमर्ज हुई थी। 1951 और 1953 में पहले इलेक्शंस हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान में जो आज़ादी के वक्त सबसे बड़ी मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, यानी कि मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद और वीक हो जाती है, क्योंकि एलीट कैप्चर था पॉलिटिकल डोमेन में। और मुल्क का पहला इलेक्शन जाके होता है 1970 में। आप खुद सोचिए कि एक मुल्क आज़ाद होता है 1947 में, और पहला इलेक्शन जाकर होता है 1970 में, यानी कि पूरे 23 साल के बाद। तो आप खुद सोचें कि कैसे एक सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप होता है ऐसी कंट्री में। तो जब आज हम बात करते हैं या कंपेयर करते हैं हम इंडिया को पाकिस्तान के साथ, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, तो हम ये नहीं देखते कि किस क्राइसिस सिचुएशन में पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था। पाकिस्तान के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म नहीं था। पाकिस्तान स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच। हालांकि इंडिया का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम पूरा डेवलप मिला था इंडिया को, तो उस तरह से कंपैरिजन ड्रॉ नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम इकोनॉमिक डोमेन की बात करते हैं, अब क्या होता है कि 1947 में जब आज़ादी मिलती है, तो इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस में थी। इंडिया की एक बड़ी एंटरप्रेन्योरल क्लास इस्टेब्लिश थी। ये वो लोग थे जो कि ब्रिटिश के दौर में ही इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर चुके थे इंडिया में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो जब ब्रिटेन वहां थे, उनकी मौजूदगी में ही इकोनॉमिक पॉलिसीज पे काम करना शुरू कर दिया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया को तैयार मिला था। रेलवेज हूँ, पोर्ट्स हूँ, हाईवेज हूँ, इरिगेशन सिस्टम हो, सब कुछ इंडिया को फेवर कर रहा था। अगर हम रेलवेज की बात करते हैं, तो रेलवेज सब कॉन्टिनेंट में लेके ही ब्रिटेन आए थे। उन्होंने कुछ रेलवेज स्टैब्लिश की थी, जैसे ग्रैंड इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी, ईस्ट इंडियन रेलवे थी, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे थी। ये सब तो 19 सेंचुरी से ही ऑपरेशनल थे इंडिया में। इसी वजह से इंडिया इकोनॉमिकली ज्यादा प्रॉस्पर कर गया। याद रहे कि ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये तो ट्रेड और कॉमर्स की बैकबोन है। उसके अलावा अगर हम पोर्ट्स की बात करें, तो बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास पोर्ट्स हैं, इन्होंने भी इंडिया को ही फेवर किया। ये इंडिया को बनी बनाई मिली थी, क्योंकि ये इंडिया के एरियाज थे, ये उनके हिस्से में गई थी। ये सिर्फ बंदरगाहें नहीं थी, बल्कि ये तो इकोनॉमिक पावर हाउसेस थे। इसके साथ साथ हाईवे, इरिगेशन सिस्टम, सब कुछ इंडिया को रेडीमेड मिला था, जो कि इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक सिस्टम के लिए फाउंडेशनल बेस का काम करता है।
तो आज़ादी के फौरन बाद जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खुद ब खुद होने लगती है। और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने सेंचुरीज लगा ली अपनी डेवलपमेंट तक आते आते, हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हमारा जो पेस है या हमारा टेम्पो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगा। और 2025 में, ये 21st सेंचुरी में हमें ये बात बिल्कुल सच होती नज़र आती है कि महज 35 सालों में इंडिया दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी बन गया है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख हम देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग है, यानी कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं थी जिस तरह की इंडिया में थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई कैपिटल नहीं था जैसे कि इंडिया के पास था। और पार्टीशन के वक्त सब कॉन्टिनेंट में 14,677 फैक्ट्रीज थी जो कि रजिस्टर्ड थी, और पाकिस्तान के हिस्से में इसमें से आती हैं सिर्फ 1414। आप खुद सोचें, 14,000 में से सिर्फ 1414। एक कंट्री जहाँ पे 14,000 फैक्ट्रीज हैं वो ज्यादा प्रोग्रेस करेगी या जिसमें 1400 हैं। फिर टेक्सटाइल मिल्स की बात करते हैं तो वो 394 थी, और उनमें से सिर्फ 14 पाकिस्तान के हिस्से में आई। तो आप खुद सोचें कि अगर कोई टेक्सटाइल मिल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, पाकिस्तान कैसे प्रोग्रेस करेगा। और जूट मिल्स की हम बात करें, जो कि ईस्ट पाकिस्तान से जितना भी रॉ मटेरियल वगैरह होता था उसको प्रोसेस करने के काम आती थी, उनमें से कोई भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई। जितने भी बैंक्स थे, इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो भी इंडिया के पास चली गई। और फाइनेंस का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही था कि वो भी इंडिया को फेवर कर रहा था। पार्टीशन के वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 बिलियन रुपीस थे। अब पाकिस्तान के हिस्से में इसमें से आते हैं 750 मिलियन रुपीस। अब 750 मिलियन में से इंडिया ने इनिशियली 200 मिलियन तो दे दिए, लेकिन 500 मिलियन दिए गए गांधी जी की भूख हड़ताल के बाद, और 50 मिलियन अभी भी पेंडिंग है। तो लोग जब पाकिस्तान और इंडिया का इकोनॉमिक कंपैरिजन करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कि पाकिस्तान ने बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना किसी इकोनॉमिक बेस, बिना किसी इंडस्ट्री के स्टार्ट किया था, जबकि इंडिया को बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश मिली थी, पोर्ट्स इस्टेब्लिश मिली थी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, तो वो कंट्री क्यों प्रोग्रेस ना करती। नाजरीन, आप ये सोच रहे होंगे कि स्टार्ट में तो हमने बड़ी बड़ी बातें की थी कि पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की थी 6%। अगर ये हालात थे, हालात इतने गंभीर थे कि कोई इंडस्ट्री नहीं थी, पैसे नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था, तो फिर पाकिस्तान ने पहली 4 दिहाइयों में 6% इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव की। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था, क्या स्ट्रैटेजी थी, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी। पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले हम इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पार्टीशन के वक्त इंडिया के पास सारे के सारे डेवलपमेंट के टूल मौजूद थे, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग थी, कैपिटल अवेलेबल था। इंडिया ने आज़ादी के बाद अपने कोर सेक्टर जितने भी थे उस पे फोकस किया था, जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर था। उस वक्त दोनों कंट्रीज को फूड इनसिक्योरिटी का सामना था, दोनों ने ग्रेन्स इंपोर्ट किए थे। इंडिया ने इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा, इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी और कौन लाया था, इस पे बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनके बाद इंदिरा गांधी आती हैं, उन्होंने भी इसी को कंटिन्यू किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन ये थी कि हाई क्वालिटी गंदम के जो बीज थे वो लाए गए थे मेक्सिको से, और चावलों के जो बीज थे वो लाए गए थे फिलीपींस से। फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज किया गया था। तो इसके नतीजे में ये हुआ कि 1960 में जहां इंडिया में ग्रेन प्रोडक्शन 82 मिलियन टन थी, सिर्फ 20 सालों में वो डबल हो गई, हालांकि डबल से भी ज्यादा हो गई, 170 मिलियन टन हो गई। और इसकी वजह से इंडिया से फूड इनसिक्योरिटी खत्म हो गई और इकोनॉमिक ग्रोथ 4% तक पहुंच गई। आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान में जैसे हमने पहले बात की है कि कोई कैपिटल नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन एक विजन था। अयूब खान आते हैं तो अयूब खान मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल लेके आते हैं। जैसे इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल लाया था। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ये था कि पाकिस्तान में अयूब खान ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क्याम किया था, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को लोन दिए थे ताकि वो एक्सपेंड कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें।
अयूब खान रिफॉर्म्स लेके आए थे एजुकेशन में, लीगल सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, लैंड ओनरशिप में। लेकिन सबसे यूनिक जो स्टेप था, सबसे यूनिक मूव ये था कि उन्होंने 22 फैमिलीज को इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का इख्तियार दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये जो 22 फैमिलीज थी, ये पूरे के पूरे बिजनेसेस को चला रही थी। अब आप खुद सोचें कि कोई अपने घर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो इन 22 फैमिलीज ने वो पॉलिसीज बनाई जो कि ओवरऑल उनके बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए भी बेस्ट थी और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए भी बेस्ट थी। इसके अलावा फॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाए गए ताकि वो पाकिस्तानियों को बताएं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, क्या क्या इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज होनी चाहिए, पॉलिसी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। यही वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल था जिसकी वजह से पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल 6% तक पहुंच गया, क्योंकि पाकिस्तान में उन लोगों को पॉलिसी मेकिंग में लाया गया था, उनके हाथ में पॉलिसी मेकिंग दी गई थी जो कि ये बिजनेसेस चला रहे थे। और इंडिया में ये होता है कि लाल बहादुर शास्त्री की वफात के बाद इंदिरा गांधी आती हैं। इंदिरा गांधी ने आकर नेशनलाइजेशन शुरू कर दी। याद रहे कि जब भी नेशनलाइजेशन होती है वहां पे ग्रोथ रुक जाती है या फिर नेगेटिव हो जाती है, कम हो जाती है। यही कुछ हुआ इंडिया में। इंडिया में 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया। 5 साल प्रोग्राम सस्पेंड कर दिए गए। उसके अलावा नेहरू और शास्त्री की डेथ हो जाती है और लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहां पे, और इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है। फिर आता है 1991 का क्राइसिस इंडिया में। अब ये जो 1991 का क्राइसिस था, इसमें फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई हो गया था। फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि सिर्फ 3 हफ्तों की इंपोर्ट्स को कवर कर सकते थे और फॉरेन बोरोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसी टफ सिचुएशन में इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व्स बेच दिए। आप खुद सोचें कि एक कंट्री ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है जहां पे वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बेच देती है। 20 टन इंडिया ने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को बेच दिए और बदले में उनको मिले $240 मिलियन। और उसके अलावा 46.8 टन बेचे बैंक ऑफ इंग्लैंड को और बैंक ऑफ जापान को, और उसके बदले में इंडिया ने सिक्योर किए $400 मिलियन। इस ह्यूमिलिएशन के बाद इंडिया ने असल रिफॉर्म्स करना शुरू की। मनमोहन सिंह, जो कि उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐसा काम किया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और इंडिया की इकोनॉमी ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी नहीं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अयूब खान के बाद इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो आते हैं, वो नेशनलाइजेशन करते हैं, जैसा कि हमने पीछे बात की कि इंदिरा गांधी ने की थी। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेजर इंडस्ट्रीज, सबको रातों रात नेशनलाइज कर दिया गया, और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको बिजनेसेस संभालने को दिए जिनको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। मार्केट कंपटीशन खत्म हो जाता है, इनोवेशन खत्म हो जाती है, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है और इकोनॉमी स्लो होना शुरू हो जाती है। फिर आता है सेकंड मार्शल लॉ जो कि जियाउल हक ने लगाया था। जियाउल हक आते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 7% तक मेंटेन रहती है। कैसे? क्योंकि जियाउल हक ने एक जो एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट थे गुलाम इसहाक खान, उनको पूरी की पूरी इकोनॉमिक बागडोर दे दी थी। गुलाम इसहाक खान ने कुछ रिफॉर्म्स लाई थी। उन्होंने मार्केट को डीरेगुलेट किया था, राइस और कॉटन से जो मोनोपोलीज थी उनको खत्म किया था, तो इनकी प्रोडक्शन डबल हो गई थी। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो 9% ग्रोथ कर रहा था। फिर जिया की डेथ हो जाती है और फिर पॉलिटिकल केओस का दौर शुरू हो जाता है नवाज शरीफ के दौर में। इस नाजरीन आता है 1991। 1991 ये वो साल था जहां पे दो मुल्क थे और दोनों की इकोनॉमी एक क्रूशल मोड पे खड़ी थी। इंडिया की अभी हमने बात की है कि इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस में था और पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल केओस स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे एक तरफ इंडिया था और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों क्राइसिस में थे। दोनों ने पॉलिसीज अडॉप्ट की और आज एक कंट्री दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी बन गया है और दूसरी क्राइसिस में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इंडिया ने ऐसी क्या रिफॉर्म्स लाई थी, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।